Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty and we are going to discuss the electrostatics. ये हिंदी का लेक्चर है बेटा, वैद्युत स्थिति की पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने वैद्युत क्षेत्र पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, कर लिया था और ये लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो बेटा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से कहूँगा मैं आप बम्बोले एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, या आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, है ना, या पास आउट स्टूडेंट है तो भी आप इस वीडियो को हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5 एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वैद्युत बल रेखाएं। इस लेक्चर में हम वैद्युत बल रेखाएं डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? वैद्युत क्षेत्र। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है ना। बताओ बेटा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? दिस इज वैद्युत क्षेत्र, है ना, वैद्युत क्षेत्र। इसे हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण प्रकार के बल का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र ही कहलाता है। क्लियर है क्या बात? और इसे मैथमेटिकली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है कि किसी बिंदु पर लगने वाला बल और उसके आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया था और इसे हमने वेक्टर फॉर्म में KQ/R² इंटू वेक्टर R, यूनिट वेक्टर R की फॉर्म में भी हमने लिखा था, है ना। तो आप बेटा सबसे पहले तो आप, यदि आपने नहीं देखा है वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर, तो पहला वाला, इससे पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिए। हमने उसमें सवाल, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और थ्योरी भी बताई है। अब हम इस लेक्चर में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो बेटा सभी बच्चे हेडिंग डालिए वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। हम इंग्लिश में भी बताते हैं ताकि बच्चों को आने वाले जो हमारे इंग्लिश मीडियम के लेक्चर पढ़े हुए हैं उन लेक्चर को भी बच्चा समझ सके, यदि बच्चा मेहनती है तो। और निश्चित रूप से यदि आप इसे लगातार देख रहे हैं बम्बोले एकेडमी को, तो आप मेहनती बच्चे हैं, डेफिनेटली आप इंग्लिश के लेक्चर भी हमारे समझ सकते हो, क्योंकि हमने उसमें भी थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो एक पॉइंट ही लिख लीजिए, क्या कि वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से, नोट में लिख लो, है ना, ऐसे करके नीचे लिख लेना या ऊपर लिख लेना नोट में, कि वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से किसी आवेश की वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। एक छोटा सा नोट है, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है बेटा? इसकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। किसकी सहायता से? वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? पहले बेटा आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं? लिखो, वैद्युत बल रेखाएं, यहां से लिखो बेटा, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक या निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक घनावेश को जो कि स्वतंत्र और पृथक है रखने पर वह गति करता है, वह गति करने लगता है, वह उन दिशाओं के अनुसार गति करने लगता है। क्लियर है क्या बात? वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक पृथक और स्वतंत्र घनावेश को रखने पर उसकी दिशा में गति करने लगता है। क्लियर है क्या बात? तो ये वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। आगे बात समझ में? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं।
क्लियर है क्या बात? तो ये होती है वैद्युत बल रेखाएं। जैसे कि मान लेते हैं ये हैं वैद्युत बल रेखाएं, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं हो सकती हैं किसी माध्यम में, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं हो सकती हैं, ऐसे करके हो सकती हैं। तो यदि आप एक स्वतंत्र और पृथक आवेश को यदि रखते हो, घनावेश को रखते हो, तो ये उसके वैद्युत बल रेखाओं के अनुदिश गति करने लगता है। ये क्या है? प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश यदि आपने यहां रख दिया तो ये इन रेखाओं के अनुदिश गति करने लगेगा। तो क्या है वैद्युत बल रेखाएं? वैद्युत बल रेखाएं बेटा वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक घनावेश रखने पर उसकी दिशा में गति करने लगता है। तो वो क्या कहलाती हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्लियर है क्या बात? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, क्या कि किस वैद्युत बल रेखाओं के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रेखाओं के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रेखाओं के लंबवत तल से गुजरने वाली रेखाएं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुजरने वाली रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। मैं अब क्या बोलने जा रहा हूं, जैसे मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से है, ये वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है ना, ऐसे मान लेते हैं। एक एग्जांपल लिख लेता हूं कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर तल के लंबवत गुजरने वाली प्रति एकांक क्षेत्रफल में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्या बोला मैंने कि अगर जो मान लिया इसका क्षेत्रफल A है और इसके लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं बेटा, वो कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3 4 5 और भी हो सकती हैं। तो मान लेते हैं इसमें से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं? N। तो एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसके समानुपाती होगी? इस तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को, या प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब यहाँ देख लो, इतना ही बड़ा क्षेत्रफल यहाँ है, इतना ही बड़ा क्षेत्रफल यहाँ है। मान लेते हैं बिंदु A है, मान लेते हैं ये बिंदु B है। तो इससे देखो, इस तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है, क्षेत्रफल तो सेम है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है। यदि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और उसके क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पर क्या है? NA और यहाँ से NB, इसमें से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? मान लिया NA, और इससे कितनी गुजर रही है? NB। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा उस क्षेत्रफल का अनुपात, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा उस क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेटा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड A में और इलेक्ट्रिक फील्ड B में कौन सा बड़ा होगा? तो यानी EA इज ग्रेटर देन EB सिंस NA इज ग्रेटर देन NB, है ना। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे है? दिया हुआ है, SC वर्मा में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, आपकी किताब में भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे करके दिया होगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, ये देखो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर बिंदु C है। क्लियर है क्या बात? एक रेखा मैं और बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना, इस तरीके से। दिस इज लाइक दिस, ये ठीक है बेटा। ये अब ये बताना है कि जो वैद्युत, एग्जाम्पल लिख देता हूं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता C है।
तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल में तल के लंबवत गुजरने वाली संख्याओं के समानुपाती होता है ना। तो ध्यान से देखो, यदि मैं इसमें इस तरीके से देखूं, इस पूरे क्षेत्रफल को देखूं, तो इसमें कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? 5। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। और यदि मैं इधर से देखूं यहाँ पे ऐसे करके, है ना, तो यहां पर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? उतनी एरिया से केवल 1। और यदि आप इतना ही एरिया लेते हैं तो इससे कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं? 3। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या और क्षेत्रफल का अनुपात, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होगी। क्षेत्रफल तो तब का सेम है, और EB जो होगी उस बिंदु से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होगी। यहाँ से NC/3। तो बेटा यहाँ से Na कितनी है? यहाँ से Na है 5। यहाँ से NB कितनी है? यहाँ से NB है 1। और यहाँ से NC कितनी है? यहाँ से NC है 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ होगी? जहां पर वैद्युत बल रेखाएं डेंसर हैं, घनत्व उनका ज्यादा है। तो वैद्युत बल रेखा घनत्व भी बोलते हैं इसे, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट A इज ग्रेटर देन वैद्युत क्षेत्र एट B एंड वैद्युत क्षेत्र एट C। तो सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र जो होगी वो बिंदु A पर होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 वैद्युत बल रेखाएं डेंसर हैं, और यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 3 है। क्लियर है के बाद? तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन मैंने आपको बताया। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप इसे करेक्ट कर लीजिए। मैं दोबारा से बता देता हूँ, वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। और वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक एकांक घनावेश को रखने पर वह गति करने लगता है, उसके अनुदिश गति करने लगता है, यदि वह गति करने के लिए स्वतंत्र है। क्लियर है क्या बात? ये तो वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन हो गई। दूसरा पॉइंट मैंने आपको नोट डाल करके बताया कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से तल के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के संख्या के समानुपाती होती है। क्लियर है? तो ये एक छोटा सा डिस्कशन हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कर दिया। ठीक है, ये है। तो थोड़ा सा अपन क्या इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हिंदी में आने के लिए। वैसे तो मैं हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी रहा हूँ, मेरठ रामसा इंटर कॉलेज यूपी से मैं पास आउट हूँ, है ना। तो थोड़ी टाइम के बाद हिंदी का हमने पढ़ाने स्टार्ट किया है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अपन हिंदी में परफेक्ट हैं। थोड़ा सा याद आ जाएगा, रिकॉल आ जाएगा, तो परफेक्टली डिलीवर करेंगे डेफिनेटली, है ना। अब हम करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की गुण पर, है ना। लिखो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्लस आवेश से, यानी धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं आवेश से दूर की ओर निकलती हैं, आवेश से प्रारंभ होती हैं और अनंत पर जाकर रुकती हैं। दूसरा, ऋणात्मक आवेश में वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं और आवेश पर आकर खत्म होती हैं, हो जाती हैं, है ना। आप लिख लो, प्रॉपर लिख लो। वैद्युत बल रेखाएं घनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं घनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। तो ये तो हो गया बेटा पहला गुण। क्लियर है के बाद? दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण लिखो। दूसरा गुण क्या है कि चलो इसी में लिख लेते हैं कि यदि दूसरा गुण यह है कि वैद्युत बल रेखाएं बंद पाश नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती बेटा? वैद्युत बल रेखाएं बंद पाश
नहीं बनाती। ये क्या है आपका वैद्युत बल रेखा बंद पाश नहीं बनाती। जैसे कि मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है। क्लियर है कि बात? तो मैंने ऊपर क्या लिखा है अभी कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से प्रारंभ होती हैं आवेश से और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं, धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पे निकलेगी, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पे निकलेगी, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पे निकलेगी, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होगी, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पर आकर के समाप्त होगी, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगी और ऋणात्मक आवेश पे आकर के समाप्त होगी। क्लियर है क्या बात? तो प्रारंभ होती है प्लस आवेश से और खत्म कहाँ पे हो जाती है बेटा? नेगेटिव आवेश पे, ऋणात्मक आवेश पे। और ये बंद पाश का मतलब है क्लोज्ड लूप, बंद लूप नहीं बनाती, यानी कि गोल गोल इस तरीके का लूप नहीं बनाती ऐसे करके। ये कौन सी बनाती हैं? जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बनाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं बंद पाश नहीं बनाती। ये है। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो गया दूसरा। अब है तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि मान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं पर यदि किसी धनात्मक आवेश को रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। लिख लो, क्या लिख लो? वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी घनावेश, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी घनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा के अनुदिश ही होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा उन किसी बिंदु पर रखे घनावेश पर लगने वाले बल के अनुदिश ही होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हो गई। क्लियर है क्या बात? प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्लियर है क्या बात? किस तरीके से? इस तरीके से दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर नहीं काटती, नहीं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता कि आप देखो, यदि मैं इसे कंसीडर करूं, केवल और केवल इसे कंसीडर करूं और इस पे प्लस आवेश रख दूं, तो इस पर वैद्युत बल रेखा होगी या वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इधर की ओर होगी। जबकि यदि एक वैद्युत बल रेखा है जो इसे काट रही है और मैं इसे रख दूं, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। क्लियर है के बाद? तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं, नॉट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गई। क्लियर है क्या बात? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे तो मैंने आपको पहले वो बता ही दिया कि क्या, आप इसे लिख भी सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 5 में कि देखो, ध्यान से देखो, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ऐसे करके वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, किसी बिंदु से, है ना, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यहाँ पे 1 मान लेते हैं और यहाँ पे क्या मान लेते हैं बेटा? 2। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्लियर है क्या बात? और हाँ, समानुपाती होता है तथा, तो इस हिसाब से मैंने पहले ही बता दिया था, वो तो नोट में बता दिया था। जैसे यहाँ से तो
4 गुजर रही हैं, यहाँ से 2 गुजर रही हैं, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व यहाँ पर ज़्यादा है, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व यहाँ पर कम है। तो यदि मैं इसे बिंदु इसे 1 मानूँ, इसे 2 मानूँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 होगी वो 2 से ज़्यादा होगी। क्लियर है क्या बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये लिख लो कि किसी बिंदु आवेश से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी बिंदु आवेश से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो संख्या होती है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न, एक ऐसा लिख लो, किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल रेखाओं की संख्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। आगे बात समझ में, ये बात हो गई। दूसरा ये तो हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 हम करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 6 के अनुसार कि यहाँ पे देखो, अगर जो आप प्लस और प्लस आवेश लोगे, नहीं पहले प्लस और माइनस आवेश लेते हैं, तो दोनों में ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये लंबाई के अनुदिश क्या करती हैं, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। कैसी प्रवृत्ति रखती हैं बेटा, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं ये है ना लंबाई, तो ये क्या सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। जैसे लंबाई है ना ये, तो लंबाई छोटी होगी। जब लंबाई छोटी कब होगी, ये छोटी होकर के ऐसी हो जाएगी, है ना। तो दोनों लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक यानी विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगेगा बेटा, आकर्षण प्रकार का बल होता है। तो पॉइंट बना के लिख लो कि वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती हैं। यही कारण है कि विपरीत प्रकृति आवेशों के बीच, विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच आकर्षण प्रकार का बल लगता है, आकर्षण प्रकार का बल लगता है। जबकि प्लस क्यू और प्लस क्यू को देखोगे, प्लस क्यू और प्लस क्यू को देखोगे, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। लंबाई के लंबवत कैसे हो गई, लंबाई के लंबवत, ये तो हो गई लंबाई, और लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं, लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसी कारण समान प्रकार के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। दूसरा पॉइंट बना के लिख लो, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत, ये तो की लंबाई के अनुदिश, ये थी लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसी कारण समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगता है। इसीलिए आप नेगेटिव वाले को भी आप इसी प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है क्या बात, ये करके ये ठीक है। तो इसमें क्या है कि लंबाई के, ये तो है लंबाई, ये लंबाई, और लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत, ये क्या फैलने की, ऐसे फैलेंगी, ऐसे करके फैलेंगी। जब ये फैलेंगी तो इनके बीच में क्या बल लगेगा, प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगता है। जबकि ये लंबाई के अनुदिश ये क्या रखता है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, छोटी हो जाती है। तो इनके बीच प्रतिकर्षण प्रकार, आकर्षण प्रकार का बल लगता है। तो बेटा ये वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। क्लियर है क्या बात। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, वैद्युत बल रेखाएं और उसके गुण। ठीक है, अब हम कुछ सवाल करते हैं वैद्युत बल रेखाओं पर और वैद्युत क्षेत्र पर। क्लियर है क्या बात। सवाल देख लो बेटा। सबसे पहला सवाल जो है ये है ना। देखो पहला सवाल क्या है, जैसा कि आपको दे रखा है कि 25 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के मध्य दूरी कितनी है,
11 सेंटीमीटर है, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मैं ये एग्जाम्पल कर रहा हूँ एक, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि दो 11 सेंटीमीटर हैं, एक तो 25 माइक्रोकूलम है और एक 36 माइक्रोकूलम है। क्लियर है क्या बात? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 11 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? तो जो प्लस क्यू होता है, प्लस क्यू के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? KQ/R² होती है। ये फॉर्मूला याद रखना, करा था ना पिछले लेक्चर में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर क्या होती है? KQ/R² होती है। और यदि धनात्मक आवेश है तो चार्ज से दूर की ओर होगी, और यदि ऋणात्मक आवेश है तो चार्ज की ओर होगी। लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? KQ/R²। तो आपको ये बताना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो देखो, मान लेते हैं कि 25 माइक्रोकूलम से एक ऐसा बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो देखो, ये जो +25 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E1 इधर की ओर होगा। और ये दूरी कितनी है बेटा? x। तो बता सकते हो E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 की वैल्यू होगी KQ/x²। Q कितना है? 25 माइक्रोकूलम अपॉन x² इज द डिस्टेंस। उसी प्रकार से अगर जो आप देखोगे ये कितना है? +36 माइक्रोकूलम। तो 36 माइक्रोकूलम से जो वैद्युत इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी, चार्ज से दूर की ओर, क्योंकि धनात्मक है। और E2 का मान कितना होगा? यदि ये टोटल 11 था और ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 11 - x हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? Q कितना है? 36 माइक्रोकूलम अपॉन 11 - x²। तो वो कह रहा है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होनी चाहिए। 0 होने का मतलब क्या है? ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर और विपरीत दिशा में तो है ही, तो बराबर भी होनी चाहिए, है ना। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P = 0, बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0। तो इसका मतलब E1 = E2 ही होना चाहिए। E1 का मान कितना था बेटा? K1 25 × 10⁻⁻6 अपॉन x² = K × 36 × 10⁻⁻6 अपॉन 11 - x²। कैसे K कट गया? ये तो कट ही गया। अब देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आ जाता है 25 अपॉन x² = ये कितना आया? 36 अपॉन 11 - x²। क्लियर है क्या बात? दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे हम, तो ऊपर से 5 और नीचे x, ऊपर 6, 11 - x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x। और बेटा ये कितना आ जाएगा बता सकते हो? ये आ जाएगा 55 = 11x, x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है कि 25 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 माइक्रोकूलम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 36 माइक्रोकूलम से 11 - 5 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 के बराबर होगी, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार आप देख लो, समझ लो। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जब आप बोर्ड के एग्जाम दोगे, है ना। तो डेफिनेटली आपके स्कूल के टेस्ट में गुरुजी आपसे इस प्रकार के सवाल जरूर पूछेंगे कि ऐसा बिंदु बताओ जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो। इसे नल बिंदु भी कहते हैं, नल पॉइंट, है ना। ये है। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E है। इस प्रकार है कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। मान लेते हैं क्या कि ये आपकी वैद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से ये क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र है। और वैद्युत क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? Me। और इस पे चार्ज कितना होता है? -E। चार्ज कितना होता है बेटा? -E। अगर जो इसका मास m है तो वो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई आवेश Q वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर बल QE लगता है, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और यदि ये -Q है
तो भी बल कितना लगेगा, Q ही लगेगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये माइनस Q है, तो माइनस Q है तो नेगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो किधर बल लगेगा, इधर बल लगेगा। कितना लगेगा, Q इंटू ई, और Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है, E का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। चलो उसमें तो दे ही नहीं रखा है, तो बल जो लगेगा वो बल ये कितना है Q इंटू ई, और Q को क्या बोलते हैं हम, Q इज वॉट, Q इज द, ये है आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो कह रहा है उसके भार के तुल्य बल लगता है। तो ये जो बल है ये किसके बराबर रख दें हम, उसके भार के बराबर रख दें, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर mg, वो कह रहा है कि ई का मान बताओ, तो कितना आ गया बेटा, ई का मान mg अपॉन ई आ गया, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब वो क्या दे देगा, मास दे देगा, जी दे देगा, ई की वैल्यू दे देगा, तो आप उसका मान भी निकाल सकते हो यदि आपसे पूछा, है ना। तो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ये आप याद रखना। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा, ये है बात। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, ध्यान से देखो कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है, आपको O पर ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, 0 इसका आंसर आता है कि एक ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है और ये इसका केंद्रक है, और यहाँ से दूरी R है और यहाँ से दूरी ये भी R होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, और ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश रखा हुआ है ना। तो अब देखो, अगर जो प्लस Q आवेश रखा हुआ है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो E1 लगेगी इसके कारण, आगे बात समझ में। और जो E1 का परिमाण होगा वो कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। इस दूरी को क्या मान लिया हमने, R, और इस दूरी को भी R, और ये दूरी को भी R। तो ये जो R होगी, सबसे पहले तो ये बता दो, ये आपको समझ में आता है कि R R R समान होगी, बिल्कुल समान होगी। अब प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो इधर लगेगा E2, और E2 का भी परिणाम कितना होगा, E2 का भी परिणाम KQ अपॉन R स्क्वायर ही होगा। साथ में इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जो लगती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज लगती है, और उसका परिणाम भी KQ अपॉन R क्यूब के बराबर ही रहेगा। तो इसका मतलब E1 का परिणाम, E2 का परिमाण, E3 का परिमाण E के बराबर है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात देखो, इसे मैं E3 दे देता हूं, लेकिन क्वेश्चन आपसे, गुरुजी आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या E1 वेक्टर, E2 वेक्टर और E3 वेक्टर समान है? नहीं, इनके परिमाण तो समान है, लेकिन क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है इसलिए E1 सदिश, E2 सदिश, E3 सदिश आर नॉट इक्वल। ये E1 इज नॉट इक्वल टू E2, लेकिन इनके परिणाम बराबर है। ऑल्सो इट इज नॉट इक्वल टू E3। ये तीनों सदिश क्या है बेटा, अलग अलग हैं। पहली बात तो ये। अब देखो यहाँ पर यदि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो मेरे को ये बताओ, ये एंगल कितना होगा 30, और ये भी कितना होगा 30। समबाहु त्रिभुज में होता है ना ये 30, और ये भी 30, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ये तो 90, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 60, और ये भी 90, ये 30, ये 30, ये 60। ये देखो, पहले सबसे पहले तो आप यही पता लगा लो कि एंगल आपको ये 60 समझ में आते हैं नहीं। ये 30 और ये 90 होगा तो ये 60 होगा। इसी तरीके से ये भी ये 30, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 60 और ये 60, ये 60 और ये भी 60 ही होगा। इसका मतलब बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र इधर लग रही है, एक वैद्युत क्षेत्र इधर लग रही है, और एक वैद्युत क्षेत्र इधर लग रही है। इसके बीच में ये देखो, इसके बीच में ये जो एंगल आएगा ये 60 और प्लस 60 कितना आएगा 120, और ये 60 और 60 120, और 60 और 60 ये भी कितना आएगा 120 आएगा। क्लियर है क्या बात, आ गई बात समझ में। अब इसका हमें परिमाण निकालना है। अब 3 वेक्टर, 3 सदिश दे रखे हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना चाहिए कि यदि 3 बल या 3 वेक्टर
समान परिमाण के हैं और उनके बीच में 120 डिग्री का कोण बना है, तो उनका जो परिमाण होता है वो शून्य होता है। ये तो याद रखोगे। इसे निकालने का तरीका देख लो आप एक बार, कैसे कि ये तो हो गया आपके पास E और आपके पास ये हो गया E और ये आपके पास हो गया E, है ना। तो ये तो E वाला हो गया। अब ध्यान से देखो ये कितना कोण है, ये वाला, ये कितना कोण है 60 डिग्री। तो बेटा ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नहीं, ये कितना कोण है 60 और ये भी कितना था 60, दोनों के बीच में 120 कोण था ना ऐसे। तो ये कितना हो गया 30 और ये हो गया 30। ये आपको समझ में थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है E और इधर की ओर इस वेक्टर को इधर की ओर कितना लिख लें E cos 30। इसी तरीके से इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा E cos 30 और ये दोनों कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, जबकि इधर इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये इसका वियोजित करेंगे तो इसका जो घटक होगा वो कितना होगा E sin 30 होगा और इसका जो घटक होगा वो भी कितना होगा E sin 30 होगा। तो ध्यान से देखो ये दूसरे तो कैंसिल हो गए, तो इधर तो बच रहा है E और उधर कितना बच रहा है 2E, E sin 30 प्लस E sin 30 2E sin 30। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2E इंटू 1/2 से 2 कट गया। इसका मतलब E तो ऊपर लग रहा है और E क्या लग रहा है बेटा नीचे, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। इसलिए इसे यदि हम x मान लें और इसे y मान लें तो x दिशा में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 और y दिशा में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। तो कुल परिणामी तीव्रता कितनी आ जाती है 0 आ जाती है इसकी परिणामी तीव्रता, ठीक है। और इसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो सिमेट्री की सहायता से। क्लियर है क्या बात बच्चों? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप इसे पढ़ो ठीक से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम वह आवेश दे रखा है एक प्रोटॉन को वैद्युत क्षेत्र में संतुलन रखने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि इस तरीके से मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से रखी है ना, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता होगा कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, क्यों? क्योंकि प्लस Q प्रोटॉन आवेश है, इसका मास mp और चार्ज कितना है E, तो इसमें जो नीचे की ओर बल लगेगा वो mp इंटू जी लगेगा, mg लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन अगर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन ये संतुलन में है, इसका मतलब इस गुरुत्वाकर्षण बल को रोकने के लिए ऊपर की एक बल और लगेगा और उस बल को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इसे E मान लें तो बल कितना लगेगा QE के बराबर लगेगा। तो संतुलन की अवस्था में क्या लिखेंगे, संतुलन की अवस्था में क्या लिख दो बेटा, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में नीचे की ओर खींचने वाला बल इज इक्वल टू ऊपर की ओर रोकने वाला बल। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता mp इंटू जी डिवाइडेड बाई क्यू, मास ऑफ प्रोटॉन इतने 10⁻⁻27 दे रखा है और g की वैल्यू चलो g की वैल्यू 10 ही लिख लेते हैं और q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख रखे हैं। तो लगभग इसने हो गया है, तो मैंने इसे काट दिया है क्योंकि 1.6 और 1.7 लगभग इक्वल हैं और ऊपर कितना बचेगा 10⁻⁻26, नीचे बचेगा 10⁻⁻19, तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर। तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आ जाता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, है ना। इसे थोड़ा सा हमने ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे लगभग 9.8 लिखेंगे ना आप, तो 9.8 और ये दोनों एक दूसरे से लगभग कट जाएंगे, है ना, 10 से छोटा है। आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग इतना ही आंसर आएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी द्रव्यमान m बराबर 20 ग्राम पर आवेश है 3 माइक्रोकूलम मिलीकूलम आवेश दे रखा है, 20 मीटर वेग से चलता है, ऐसे प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां वैद्युत बल क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र दे रखी है 80 न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही है जो द्रव्यमान के वेग की दिशा में है। तो 3 सेकंड बाद वेग का
3 सेकंड बाद द्रव्यमान का वेग क्या होगा। ध्यान से एक बार बेटा सवाल पढ़ लो, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। इसमें न्यूटन की गति का नियम लगेगा, है ना, v बराबर u प्लस at लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं बता देता हूँ कि कैसे है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र दे रखी है, और वैद्युत क्षेत्र का मान जो है 80 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, 80 न्यूटन पर कूलम। तो यदि आपको एक आवेश दे दें, उसका मास m है और चार्ज q है, तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F लगेगा q इंटू ई, है ना। तो न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार यदि इस पर कुल बल F इजिकल टू क्यू ई लग रहा है, तो उसे हम किसके इक्वल, F को किसके इक्वल रख देंगे, ma के, q इजिकल टू ई। तो जो त्वरण होगा द्रव्यमान का वो कितना होगा, क्यू ई अपॉन एम, और जो q आवेश है वो है 3 मिली कूलम, 3 मिली कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड है 80, इलेक्ट्रिक फील्ड है 80, और जो इस पे q आवेश दे रखा है वो 3 मिली कूलम, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम, है ना। और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है इसका बता सकते हो, नहीं दिया हुआ है, 20 ग्राम, 20 ग्राम, और 20 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे रख देंगे m की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इससे कट गया, 20 चौका 80 और 4 तिया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया बेटा इसका त्वरण। अब जब त्वरण आ गया तो ये जो ऐसे प्रारंभ में कैसे चल रहा था, प्रारंभ में ये इसी प्रकार से चल रहा था, कितनी स्पीड से चल रहा था, u ऐसे चल रहा है, और त्वरण भी इसका इसी दिशा में है। नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ, कितने मीटर से चल रहा था, 20 मीटर। जैसे ये है वैद्युत क्षेत्र है ना, ये दिस इज द वैद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये u चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें बल लगेगा यानी त्वरण आएगा, त्वरण और वेग की दिशा समान है, तो 3 सेकंड t बराबर 3 सेकंड पश्चात जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कैसे देंगे, v बराबर u प्लस at से। u कितना है 20, त्वरण कितना है 12, और टाइम कितना है, टाइम है 3 सेकंड, तो 12 तिया 36, तो कितना हो गया 56 मीटर पर सेकंड। तो बेटा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात, तो ऐसे कर लोगे आप। वैद्युत बल, है ना, वैद्युत क्षेत्र पर कुछ आधारण पर हम सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और नया सवाल करते हैं, कैसा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है प्रारंभ में विराम अवस्था में है, t1 समय में इलेक्ट्रॉन किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में निश्चित दूरी तय करता है। एक प्रोटॉन जिसका द्रव्यमान mp है वह भी समान विराम अवस्था में है, प्रोटॉन इसी वैद्युत क्षेत्र में उतनी दूरी करने में t2 समय लेता है। तो यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माने तो t2 अपॉन t1 का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है के बाद देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। क्लियर है के बाद, ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है और उसका मास कितना है, e है, me है। तो जब वैद्युत क्षेत्र इधर चलेगी तो बल किधर लगेगा, ये नेगेटिव आवेश होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश नेगेटिव होता है तो बल किधर लगेगा, F1। तो बेटा F1 बता सकते हो कितना होगा, अरे Q इंटू ई होगा, E की वैल्यू हुई। अब यहाँ पे E माइनस मत रख देना, माइनस तो ऋणात्मक आवेश होता है और बल आपने इधर दिखा दिया, तो ऐसे करके भागेगा, इधर की ओर भागेगा, और U कितनी है इसकी 0। तो F1 न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार, है ना, लिख दोगे आप, न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार F1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो AE लिख दूं, तो इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है EE अपॉन me आ जाएगा। दिस इज ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, और U तो 0 है, इसलिए t समय में मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का समय कितना है, t1 है, प्रारंभ स्थिति यहाँ पर है, अंतिम स्थिति है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। प्रारंभिक वेग कितना था, तो 0, तो s है 0 प्लस हाफ ae इंटू t1 का स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ ae की जगह ई अपॉन me इंटू t1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। अब ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि इसी वैद्युत क्षेत्र में एक प्रोटॉन भी रखा हुआ है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है बेटा, प्लस ई, और मास कितना होता है उसका
mp मान लेते हैं। तो उस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, F2 लगेगा इधर की ओर। कितना लगेगा बेटा F2 बता सकते हो, यहाँ लिख लेता हूँ। F2 जो लगेगा वो Q इंटू ई के बराबर लगेगा, लेकिन न्यूटन के द्वितीयानुसार mp इंटू AP इजिकल टू Q इंटू ई। ये क्या है AP इज द त्वरण। क्या है बेटा, इट इज द त्वरण। ये क्या है, त्वरण है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का त्वरण जो आएगा, आवेश कितना है प्रोटॉन पर, सेम ही होगा। अब यहाँ प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, प्लस और माइनस से तो बल की दिशा थी, है ना, QE अपॉन MP। अब ये उतनी ही दूरी मान लेते हैं इधर, ये तो इधर तय करेगा, ये इधर चलेगा क्योंकि इस पर ऋणात्मक आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश है। और ये जो समय लगता है मान लेते हैं टोटल समय जो है कितना है बेटा, T2 है। तो क्या लगा देंगे, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये भी विराम अवस्था से चलता है, तो प्रारंभिक वेग कितना है इसका 0, और त्वरण तो ऊपर दे रखा है EE अपॉन MP, और T समय कितना मान लें, T2 मान लें। तो S बराबर 0 प्लस AP इंटू T2 स्क्वायर, और AP की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 EE अपॉन MP इंटू T2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और T से, क्योंकि दोनों के जो दूरियां हैं, विस्थापन है, वो क्या है, समान है, इसलिए सीन्स S1 इज इक्वल टू S2, तो क्या लिखें 1/2 EE अपॉन MP इंटू T1 स्क्वायर, है ना। पहले किसे दिखाया था, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, किसका था, पहले इलेक्ट्रॉन था और दूसरा क्या है, प्रोटॉन है, और इंटू T2 का स्क्वायर। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू ME अपॉन MP। अब थोड़ा सा स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो T1 अपॉन T2 जो होगा रूट ओवर ME अपॉन MP के बराबर हो जाएगा। तो MP 1/2, तो ME अपॉन MP, यानी कि C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा इस तरीके से आप इसे सवाल को कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक अच्छा सवाल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें न्यूटन के गति के नियम भी लगेंगे, है ना। अब हम एक दूसरा सवाल करते हैं वैद्युत क्षेत्र पर, कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया। वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करे। यह इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तक चलेगा तथा इसकी स्थिर अवस्था में आने में कितना समय लगेगा। ये भी न्यूटन के गति के नियम पर ही आधारित है। किस तरीके से है बेटा, देखो ध्यान से देखो कि मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र E है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का वेग है और ये जो इलेक्ट्रॉन है मास कितना है इसका me, और इस पे बल किधर लगेगा QE, विपरीत दिशा में लगेगा। तो इसे किधर छोड़ा गया, इसका जो वेग है वो वेग तो इधर है, कितना है इनिशियल वेग 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड U दे रखा है। अब इस पे बल लगेगा इधर, तो इसलिए इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में छोड़ोगे तो बल इस पे विपरीत दिशा में लगेगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र है इस पर बल QE लगाएगी जो कि इसकी गति का विरोध करेगी। तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में छोड़ा गया है। फिर से तो इसमें जो आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा, मंदन आ जाएगा, और जब मंदन आ जाएगा तो इसकी गति धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर वेलोसिटी आते आते कितनी हो जाएगी, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र ही है सब में, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पे 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेक्स्ट वेलोसिटी हो जाती है 0, और इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी s है, और समय कितना लगता है, मान लेते हैं t लगता है। तो इलेक्ट्रॉन में मंदन होगा, तो मंदन होगा तो वो कितना होगा, क्योंकि जो F लग रहा है वो कितना लग रहा है Q × E यानी E × E, और F जो न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार F = m × A = E × E। तो एक्सेलरेशन जो होगा यानी कि जिसे हम मंदन बोलते हैं वो इतना होगा। क्लियर है क्या बात। अब ध्यान से देखो कि वो यहाँ से यहाँ तक रुकने में समय के लिए U पता है अपने को, यहाँ पे U पता है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ U जो है मीटर पर सेकंड है, और V कितनी हो गई
v 0 हो गई। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं? प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या लगाऊं? v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेलोसिटी 0। जब अंतिम वेलोसिटी 0 हो गई तो u कितना था बेटा? u था 5 × 10 की पावर 6, और जो मंदन है वो मंदन है यानी कि रिटार्डेशन है, तो माइनस आएगा, माइनस a × 2, है ना। तो जो t होगा 5 × 10 की पावर 6 अपॉन a। मैं यहाँ से a की वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेट कर दूंगा, जब ही जा करके फायदा रहेगा। e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैद्युत क्षेत्र है 10 की पावर 3 अपॉन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं दिया हो इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। आगे बात समझ में? तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर देंगे। 1.6 9.1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 16, तो यही बच गया था, और प्लस 31 आ जाएगा ऊपर जा करके, तो 4 तो ये बच गए और 11 हो गए, इंटू 10 की पावर 15 ऐसे आ गया, है ना। तो आ गया तुरंत मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो t बराबर 5 × 10 की पावर 6, और त्वरण कितना आया बेटा? 1.6 अपॉन 9.1 × 10 की पावर 15। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 × 9.1 1.6 × 10 की पावर माइनस 9, है ना। तो कितना लिखूं? इसे काट दूं? थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, है ना। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 निम 45। छोड़ो यार, थोड़ा सा कैलकुलेट करो आप इसे क्या लिख दोगे? 9 पंजे 45 लिख दोगे, और इसे 16 लिख दोगे इंटू 10 की पावर माइनस 9, तो 16 दूनी 32 और 45 में गए बचे 3 और 1, 16 पंजे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 100, 16 अट्ठे 128, 2.8 × 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड आंसर आ जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, s बराबर यू टी प्लस हाफ, या ऐसा कर लो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगा दो, तो अंतिम वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, और मंदन पता है आपको, मंदन है माइनस 2as, तो s जो होगा वो होगा u स्क्वायर अपॉन 2a के इक्वल होगा। u की वैल्यू कितनी है? 5 × 10 की पावर 6 का स्क्वायर अपॉन 2 × a की वैल्यू तो हमने निकाली थी कितनी? 1.6 9.1 × 10 की पावर 15 हमने निकाली थी, तो कितना जाएगा? 5 पंजे 25 × 10 की पावर 12, और यह आ जाएगा 9.1, और यह आ जाएगा 16 दूनी 32 और 10 की पावर माइनस 15। थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लेना, s की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, है ना। थोड़े से कैलकुलेशन इसमें गंदी सी है, लेकिन सवाल तो अच्छा ही है, ठीक है। अब ये है, देखते हैं टाइम कितना हो गया हमारा। अच्छा, अभी तो 53 ही मिनट हुई हैं, तो एक सवाल और हम कर लेते हैं। सवाल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को विराम अवस्था से 10 की पावर 6 न्यूटन कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में छोड़ा गया है। त्वरण ज्ञात करना है तथा इलेक्ट्रॉन को 0.1 c की गति प्राप्त करने में समय भी ज्ञात कीजिए। m, e और c की वैल्यू दे रखी है। तो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और मास कितना है? अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है बेटा इधर की ओर, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, तो इस पर तो बल इधर लगेगा। एक इलेक्ट्रॉन को विराम अवस्था u कितना है? 0, और जब इस पर बल लगेगा q इधर, तो विराम अवस्था से छोड़ा है तो इधर भागेगा ऐसे करके। और ये क्या कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0.1 c के बराबर हो जाए, यानी कि वेलोसिटी जो है v कितना हो गया? 0.1 c, और c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10 की पावर 8, यानी 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो v बराबर u प्लस 80 लगा देंगे तो समय निकल जाएगा। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जो समय होगा वो निकाल लेंगे। कैसे? u तो कितना है? 0, बस हमें त्वरण निकालना है। तो त्वरण कैसे निकालेंगे? बल कितना लग रहा है इस पे? QE, और न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम से QE बराबर m × a, तो a कितना हो जाएगा बेटा? QE अपॉन m हो जाएगा। तो
ई कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 6 और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, फिर से 9.1 आ गया। ऐसे कर देंगे तो 1.6 या ऐसे लिख लो, ये दशमलव कट गया 16/91 इंटू 10 की पावर कितनी लिखूं बेटा, -13 तो यहाँ पे आ गई है ना, और प्लस 31 आ जाएगी, तो 11 में से 3 के बचे 8 और 2 में से 10 की पावर 18 है ना, ये आ जाएगा त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो समय होगा वो v/a होगा और v कितना कह रहा है वो 3 इंटू 10 की पावर 7 और जो त्वरण है वो 16, इसे 90 लिख लो बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा 90 है ना, 91 को 90 लिख लो सिंप्लीफाई के लिए, ये 10 की पावर 18, तो ये आ जाएगा 9×16 इंटू 10 की पावर माइनस 11 सेकंड आ जाएगा। और इसे लिख लो 27/16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकंड, और फिर थोड़ा सा कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। में लगा समय भी ज्ञात करो, इसका त्वरण भी ज्ञात कीजिए। अच्छा त्वरण तो निकाल लिया ना हमने, यही आ गया त्वरण कितना 16/90 लिख दो इसे इंटू 10 की पावर 18, तो एक तो कट जाएगा 16/9 इंटू 10 की पावर 17 और 9 एकम 9 और बच गया कितना 7 और 9 पंजे 45 9 6 54 9 7 63 और बच गया 7 और 8 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आ जाता है बेटा त्वरण और ये आ जाता है उसमें लगा समय। तो इस तरीके से आप इन सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, बहुत थोड़ा सा पोर्शन हमने कवर किया हुआ है और वो क्या कवर किया है उसमें हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन सीखे हैं और वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा और वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना। तो सवाल तो हमने इसलिए करे हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में थोड़े कम सवाल करे थे वैद्युत क्षेत्र पर, है ना। तो इस पर आप वैद्युत क्षेत्र पर भी सवाल करोगे और वैद्युत बल रेखाएं भी आपने इस लेक्चर में पढ़ा है। बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां पर भी हो आप इसे बताना और बम बोले एकेडमी को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अब समय है आपको थोड़ा ज्ञान देने का, मोटिवेशन देने का, और वो समय है कृष्ण ज्ञान का। प्रत्येक माता पिता अपने संतान के उज्जवल भविष्य और सुख की कामना करते रहते हैं और उसके लिए जीवन भर प्रयत्न भी करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि जिस मार्ग पर चल करके उन्हें सफलता प्राप्त हुई है, जिस मार्ग के कंकड़ पत्थर को, धूप छाव को उन्होंने देखा है और संघर्ष करके सफलता प्राप्त की है, उसी मार्ग पर उसकी संतान भी चले, उसी मार्ग के कंकड़ पत्थर और धूप छाव को सह करके, संघर्ष करके, नई चुनौतियों का सामना करके वह सफलता को प्राप्त करे। परंतु ऐसा करते समय हम 3 प्रश्नों पर विचार करना भूल जाते हैं। कौन से प्रश्न? ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को अपने साथ लेकर के नहीं आता? तो आप मेरे को बताइए कि बीते हुए समय के अनुभव, यानी आपके अनुभव जो आपने अपने पास्ट में गेन किए थे, वो अनुभव नई पीढ़ियों को किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक बालक में अपने माता पिता की छवि होती है, अर्थात जो संस्कार माता पिता से बच्चे को मिलते हैं, बालक को मिलते हैं, वही उसके अनुरूप वो कार्य करता है। परंतु ऐसा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि उनको जो अंदर की भीतर की शक्ति मिलती है वो ईश्वर ही प्रदान करते हैं। तो जिस मार्ग पर चल करके माता पिता को सफलता प्राप्त हुई है, उसी मार्ग पर चल करके उनकी संतानों को भी सफलता प्राप्त होगी। क्या ये निश्चित है? थोड़ा विचार की। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन में संघर्ष और नई चुनौतियां जीवन में कई प्रश्नों के उत्तरों का द्वार नहीं खोलते? यदि हम अपनी संतानों को इन संघर्षों और जीवन की नई चुनौतियों से, प्रश्नों से वंचित कर देंगे तो ये उनके लिए निश्चित रूप से लाभकारी नहीं होगा, ये उनके लिए हानिकारक होगा। अतः जिस प्रकार बालक का चरित्र निर्माण करना उनके भविष्य निर्माण करने से अधिक श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार आप अपनी संतान के मार्ग को निश्चित करने के बदले आप उन्हें जीवन में आने वाली नई चुनौतियां और संघर्षों से जूझने के लिए उनका मनोबल बढ़ाएं और उन्हें ज्ञान प्रदान करें। यदि आपको ये बात अच्छी लगे तो आप इसे आगे बढ़ाइए अपने और समाज के कल्याण के लिए।